जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका राज ट्यूटोरियल चैनल पर। आज हम लोग विश्व इतिहास में तीसरा टॉपिक फ्रांस की राजक्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए फ्रांस की राजक्रांति के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। कौन सा टॉपिक पढ़ना है दोस्तों? फ्रांस की राजक्रांति। कौन सा टॉपिक है? फ्रांस की राजक्रांति। फ्रांस की राजक्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में हुई। उस समय फ्रांस की सामंती व्यवस्था थे। फ्रांस की जो राजक्रांति हुआ वो 1789 ईस्वी में हुआ, ठीक ना। लुई 16वां के शासनकाल में हुआ। उस समय किसका शासनकाल था? तो लुई 16वां का शासनकाल था और उस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था थे। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने बास्तिल के कारागृह के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हुआ क्या दोस्तों कि 14 जुलाई 1789 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने बास्तिल के कारागृह के यानी जेल के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया। तभी से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राजक्रांति की देन है। यानी कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा जो है किस किस क्रांति का देन है? तो फ्रांस की राजक्रांति की देन है। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन लुई 14वां का है, ठीक ना। लुई 14वां ने क्या कहा था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, ठीक ना। ये किसका स्टेटमेंट है? तो लुई 14वां का है। राजा की निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में पार्लमा नामक संस्था थी, जिसकी संख्या 17 थी और जिसका गठन न्यायालय के रूप में किया गया था। न्यायाधीशों पर कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित होता था और ये पद वंश कर्मानुगत होते थे। होता क्या था कि राजा की निरंकुशता या फिर स्वच्छचारिता को अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में पार्लमा नामक एक संस्था थी जो कि राजा पर नियंत्रण रखता था, ठीक ना। जिसकी संख्या कितनी थी? तो 17 थी, जिसका गठन किया गया था। और न्यायाधीश के जो पद होते थे वो कुलीन के लिए सुरक्षित होता था और वो जो पद होते थे वो कर्मानुगत जो होते थे वंशानुगत होते थे, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उसी के जो है वंश के लोग बनते थे। बरसाए के शीश महल का निर्माण लुई 14वां ने कराया था। और बरसाए का जो शीश महल का निर्माण किसने कराया था? तो लुई 14वां ने कराया था। बरसाए को फ्रांस की राजधानी लुई 14वां ने बनाया था। और बरसाए को फ्रांस की राजधानी किसने बनाया था? तो लुई 14वां ने बनाया था। लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। और लुई 16वां जो है 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। लुई 16वां की पत्नी मेरी अंतावेत ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। और लुई 16वां की जो पत्नी थी वो क्या थी? तो मेरी अंतावत कहाँ की थी? तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। राष्ट्र की समाधि वर्साय का भड़कीला राज दरबार था। राष्ट्र का जो समाधि था वो वर्साय का कैसा था? तो भड़कीला राज दरबार था। लुई 16वां को देशद्रोह के अपराध में फांसी दे दी गई। लुई 16वां को क्या हुआ कि देशद्रोह के अपराध में फांसी की सजा दे दी गई। नेक्स्ट है आपका कि टेले एक प्रकार का भूमि कर और तीथे एक प्रकार का धार्मिक कर था। यानी टेले जो क्या था आपका एक प्रकार का भूमि कर था, ठीक ना। और तीथे जो था आपका एक प्रकार का धार्मिक कर था जिसे चर्च को देना पड़ता था, ठीक ना। यानी टीले जो था यानी कि भूमि कर था यानी कि लैंड टैक्स था, और टीथे जो था वह धार्मिक रिलीजियस टैक्स था जिससे किसको देना पड़ता था? तो चर्च को देना पड़ता था। फ्रांसीसी क्रांति में वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो के सर्वाधिक योगदान था किया, ठीक ना। फ्रांसीसी किस में योगदान है? ठीक ना। फ्रांसीसी में वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो का जो है सर्वाधिक योगदान किया। वाल्टेयर चर्च का विरोधी था। वाल्टेयर ज्ञान कौन था? तो चर्च का विरोधी था। वाल्टेयर क्या था? तो चर्च का विरोधी था। रूसो फ्रांस में प्रजातंत्र शासन पद्धति का समर्थक था। और रूसो जो था वो कैसा शासन चाहता था? तो प्रजातंत्रात्मक चाहता था, ठीक ना। रूसो जो था वो कैसा शासन चाहता था? तो प्रजातंत्रात्मक चाहता था, ठीक। रूसो फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थक था। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम होता है, यह उक्ति वाल्टमेयर की है। वाल्टेयर ने कहा कि 100 चूहों की अपेक्षा जो है एक सिंह का शासन जो है उत्तम होता है,
ठीक, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की और लेटर्स ऑन इंग्लिश वाल्टेयर की रचना है। याद रखिएगा दोस्तों, पूछ देगा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के राइटर कौन है, तो रूसो, और लेटर्स ऑन इंग्लिश के लेखक कौन है, तो वाल्टेयर है। ठीक ना, यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रचयिता कौन है, रूसो है, और लेटर्स ऑन इंग्लिश के रचयिता वाल्टेयर है। कानून की आत्मा द स्पिरिट ऑफ लॉज की रचना मॉन्टेग्यू ने की थी, जिसमें सरकार के 3 अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखने के विषय में बताकर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पोषण किया। यानी कानून की आत्मा की पुस्तक का रचना किसने किया था, तो मॉन्टेस्क्यू ने किया था, जिसमें क्या है कि तीनों सरकार के 3 अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखने के विषय में बताकर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पोषण किया। फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा समानता था, जिसे मध्यम वर्ग ने आगाज किया था। स्वतंत्रता एवं बंधुत्व भी क्रांति का नारा था। फ्रांस का जो नारा था, सबसे महत्वपूर्ण नारा जो था वो क्या था, समानता था। ठीक ना, जिसे मध्यम वर्ग ने आगाज किया था। ठीक, और स्वतंत्रता एवं बंधुत्व भी क्रांति का नारा था, और स्वतंत्रता और बंधुत्व भी क्रांति का नारा था। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स अर्थात 3 श्रेणी में बट गया। प्रथम स्टेट्स जिसमें पादरी रहते थे, ठीक ना। द्वितीय स्टेट्स अभिजात वर्ग था, जबकि तृतीय स्टेट में देश की 90% जनता थी, उन्हें सभी प्रकार के कर देने पड़ते थे। इस वर्ग में व्यापारी, डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, शिक्षक, लेखक, शिल्पी, किसान एवं मजदूर सभी शामिल थे। हुआ क्या दोस्तों कि 18वीं शताब्दी में जो है फ्रांसीसी समाज जो है 3 स्टेट्स में बच गया, जिसमें पहला स्टेट्स था वो पादरी लोगों का था, दूसरा था अभिजात वर्ग के था, नोबिलिटी था, और तीसरा जबकि था उसमें देश का 90% जनता थी, जिसमें उन्हें सभी प्रकार के कर देने पड़ते थे। इस वर्ग में जो है व्यापारी आते थे, डॉक्टर आते थे, वकील आते थे, जज आते थे, अध्यापक आते थे, शिक्षक आते थे, लेखक आते थे, शिल्पी, किसान और मजदूर भी शामिल थे। फ्रांस की राजक्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा लिब्रे थी। यानी फ्रांस का जब क्रांति हुआ था, राजक्रांति, तो उसमें फ्रांस की मुद्रा जो लिब्रे थी। स्टेट्स जनरल के अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1789 ईस्वी को में हुई थी। स्टेट्स जनरल के अधिवेशन की शुरुआत कब हुआ था, तो 5 मई 1789 ईस्वी में हुई थी। माप तौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। और माप तौल की जो दशमलव प्रणाली है वो किसका देन है, तो वो फ्रांस की देन है। राष्ट्रीय सक्रियता का जनक हर्डर को कहा जाता है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक कौन है, तो हर्डर है। ठीक ना। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। और नेपोलियन का जन्म कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था, और नेपोलियन का पिताजी का क्या नाम था, तो कार्लो बोनापार्ट था। नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त की, और नेपोलियन ने ब्रिटेन क्या किया, सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त की। 1796 ईस्वी में नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख का समाप्त किया। ठीक ना, क्या कर दिया कि 1796 ईस्वी में नेपोलियन ने इटली में, ठीक ना, ऑस्ट्रिया के प्रमुख को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत 1799 ईस्वी में हुआ। फ्रांस में डायरेक्टरीज का अंत कब हुआ, तो 1799 ईस्वी में हुआ। नेपोलियन 1799 ईस्वी में प्रथम कौंसिल बना, और 1802 ईस्वी में जीवन भर के लिए कौंसिल बना। नेपोलियन जो था 1799 ईस्वी में प्रथम बार कौंसिल बना, और 1802 ईस्वी में जब बना तो वह लाइफ टाइम के लिए बन गया, जीवन भर के लिए। 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना, और 1804 ईस्वी में नेपोलियन जो है फ्रांस का सम्राट बन गया। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना जाता है। अब आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसको माना जाता है, तो नेपोलियन को माना जाता है। नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। याद रखिएगा दोस्तों, पूछ देगा कि बनियों का देश किसने कहा था, तो सबसे पहले इंग्लैंड को नेपोलियन ने ही बनियों का देश कहा था। नेपोलियन ने पत्नी जोजेफाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से शादी की। और नेपोलियन ने क्या किया कि अपनी पत्नी जोजेफाइन को तलाक दे दिया और ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से शादी कर लिया। ट्राफल्गर का युद्ध जो है वह 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच हुआ। ट्राफल्गर का जो युद्ध है वह 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी को इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच हुआ। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में की। नेपोलियन ने
बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब किया था? 1800 ईस्वी में किया। नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया जिसे नेपोलियन कोड का कहा जाता है। नेपोलियन ने क्या किया कि कानून का संग्रह को तैयार कराया जिसको नेपोलियन कोड कहा जाता है, नेपोलियन का कोड, ठीक ना, यानी नेपोलियन तैयार कराया था इसलिए अपने नाम पर उसको क्या रख दिया? नेपोलियन का कोड। नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाजी बेड़े के नायक नेल्सन के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा। और नेपोलियन क्या हुआ कि नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाज का बेड़ा का जो नायक था नेल्सन, उसके हाथों वो हार गया था। यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को लिप्जिंग नामक स्थान पर हरा दिया और उसे बंदी बनाकर एल्बा के टापू पर भेज दिया गया, परंतु वह एल्बा से भाग निकला और पुनः फ्रांस का सम्राट बना। हुआ क्या दोस्तों कि यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर क्या किया कि 1813 ईस्वी में नेपोलियन को लिप्जिंग के नामक स्थान पर हरा दिया और उसे बंदी बना लिया गया और बंदी बना के एल्बा के टापू पर भेज दिया गया, परंतु वह एल्बा से भाग निकला और पुनः फ्रांस का सम्राट बन गया। अंततः मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को 18 जून 1815 को वाटरलू के युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया और उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया, जहां उसकी 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। नेपोलियन लिटिल कारपोलन के नाम से जाना जाता है। हुआ क्या दोस्तों कि बाद में फिर अंततः मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को 18 जून 1815 ईस्वी को पकड़ लिया। 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध हुआ। इस युद्ध में फिर नेपोलियन हार गया और इस बार उसको बंदी फिर बनाया गया और उसे आपकी बार सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया, जहां उसकी 1821 ईस्वी में 6 वर्षों के बाद मृत्यु हो गई। और नेपोलियन को लिटिल कारपोलर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक ना। नेपोलियन को किस नाम से जाना जाता है? लिटिल कारपोरल, ठीक ना। नेपोलियन को किस नाम से जाना जाता है? तो लिटिल कारपोलर के नाम से भी जाना जाता है। नेपोलियन के पतन का कारण था उसका रूस पर आक्रमण करना, ठीक ना। इंग्लैंड नेपोलियन का जो था मेन कारण क्या था? उसका पतन का मेन कारण क्या था? तो रूस पर आक्रमण करना। रूस जो है बहुत बड़ा देश था, उस पर आक्रमण कर दिया था। उसका सेना बहुत मजबूत था, इसका सेना बहुत कमज़ोर था, इसलिए हार गया। इंग्लैंड के वाणिज्य और व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया था। और इंग्लैंड के वाणिज्य और व्यापार को बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने क्या किया था कि महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया था। वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 में फ्रांस का प्रभुत्व को समाप्त किया और वियना समझौता हुआ, जिसमें क्या हुआ, यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 ईस्वी में फ्रांस के प्रभुत्व को भी समाप्त कर दिया। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट्स में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इटली के एकीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।